जय हिंद साथियों, देखिए इस सीरीज का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। दूसरे प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बार ग्राफ दिया हुआ है। इसमें 2 वर्ष दिए हुए हैं, ये 2 वर्ष हैं और ये B1 B2 B3 ये कंपनियों की 6 शाखाएं हैं। सवाल में हम पढ़ लेंगे 2000 और 2001 के दौरान है। ये सवाल में दिया है कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात। ये B2 की कुल बिक्री और B4 की कुल बिक्री का पूछ रहा है, यानी कि दोनों वर्षों में। दोनों वर्ष तो ये हैं, यानी कि इसका और B4 कौन सा है, ये वाला, इसका, इन दोनों का ये योग का अनुपात पूछ रहा है बस इसमें। तो देख लेंगे इसका। तो 75 और 7 6 140 ये होता है, और दूसरी तरफ 8 9 17 1 18, यानी कि 180 हो जाएगा। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 7 14 और 2 9 18, यानी कि 7 का इनका रेशियो है। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी का ही है। दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री की कितने प्रतिशत है। यहाँ पर तो रेशियो पूछा है, और इसमें अगली बार में इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर B6 का और B3 का इसमें वो पूछा है, परसेंटेज पूछा है। जैसे तो मान लिया 130 या 140 कुछ भी निकल आया यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर परसेंटेज पूछा है। दोनों जैसे सवाल है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं हम यहाँ पर। 3600 की धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी, 4277.16 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 वर्ष में तो दिया हुआ है, 2 वर्ष में देखते हैं कि कितनी गुनी हो जाएगी। 3600 रुपये जो धनराशि है ये कितनी गुनी हो जाएगी। तो 3600 रुपये की धनराशि है और ये 4277.16 हो जा रही है। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 सिफर बढ़ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ 6 से इसको काटेंगे, जब 6 से काटेंगे इसको हम, तो ये बचेगा यहाँ पर 6 7 42 और 6 कम 6 बच जाएगा 6 दूनी 12 5, यानी कि 51 हो गया, और 6 48 और 6 6 36, ठीक है। और नीचे आ जाएगा, नीचे भी 6 से काटेंगे हम, तो आ जाएगा 6 6 36। 4 सिफर है, एक बार और काट लेंगे 6 से इसको, 6 कम 6 बचेगा 1, 6 कम 6 बचेगा 5, 6 48 4 बच गया, 6 48 और 6 कम 6 आ जाएगा यहाँ पर, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 10,000, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि 10,000 100 का वर्ग है। यहाँ पर अभी 2 साल के चल रहा है कि 2 साल में कितनी गुना हो रही है। 2 साल में कितनी गुना हो रही है, तो हमें पता है कि 100 जो है ये 100 का वर्ग है 10,000 यहाँ पर। तो ऊपर वाला भी इसी के पास का वर्ग होगा। तो वर्ग किसका होगा, लास्ट में अगर 1 है तो या तो ये 109 का वर्ग है या फिर 101 का वर्ग है। निकाल करके देख सकते हैं। तो 101 का वर्ग तो होगा नहीं, क्योंकि ये 11,000 से ऊपर है। 10,000 के आसपास होता तो 101 का वर्ग होता है, तो 109 का वर्ग है ये यहाँ पर, ठीक है। 109 का वर्ग है यहाँ पर। अब ये मैं 2 साल में चल रहा था यहाँ पर, जब 2 साल में इतनी गुनी हो रही थी, तो 1 साल में 109/100, 1 साल का लेते हैं हम यहाँ पर सिर्फ। तो यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा, 9 रुपये का ब्याज मिल रहा 100 रुपये पर। तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी इसकी, तो उसे काट लेंगे तो 9% इसकी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन ये इसमें दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, और आगे ये √4 जो तो 2 का मान होगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर। ये माइनस का है यहाँ पर, ये माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 11 हो जाएगा यहाँ पर। 4 से 4 कट जाएगा और 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर, 56 सेमी 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, और इसका एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बनाएंगे ये, तो यहाँ पर जो बनेगा तो इस तरह से बनेगा। ये तो 56 हो जाएगी, ये 70 हो जाएगी, यहाँ पर ये 42 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब इसको 56 सेंटीमीटर वाली भुजाएं के चारों ओर घुमाना है इसको। जब इधर से घुमाएंगे तो ये इधर भी आएगा, इतना ही, ठीक है। इस तरह से घुमा दिया, तो अब ये क्या बन गया, शंकु बन गया यहाँ पर। ये बताने के शंकु बन गया, और शंकु का हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठ का तो ये होता है πr_l+r, ठीक है। ये फॉर्मूले में पता होना चाहिए। उसका आयतन कितना होता है इसका, शंकु का आयतन होता है πr²h, 1/3 πr²h, ये होता है इसका शंकु का आयतन। अब क्या करेंगे हम इसमें,
हमें यहाँ पर दिया हुआ है आर का मान यहाँ पर 42 दिया हुआ है, आर का मान 42 और एल का मान यहाँ पर दिया हुआ है 70, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, वो संपूर्ण प्रश्न ज्ञात करना है, यानी कि पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, किताब में जो दिया हुआ है वो आंसर पाई में दिया हुआ है, पाई को हम यानी कि 22/7 नहीं रखा गया है। जब हम यहाँ पर इनके दोनों के मान रखेंगे यहाँ पर, तो पाई तो यहीं रहेगा, आर का मान इसमें 42 है और एल प्लस आर कितना होगा, 7 4 11 112 हो जाएगा। यहाँ पर 112 की और 42 की जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4704 पाई। तो इस तरह से हम कर लेंगे इसको, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि दो नल एक टंकी को क्रम से 2 घंटे 81 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल जो है 81 घंटे में खाली कर सकता है। अगर ये खाली है टंकी तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, सभी का एक साथ खोल लिया जाए तो। सवाल में ये पूछा है, एक नल है ये तो 2 घंटे में भर रहा है उसको, एक दूसरा नल है ये 81 घंटे में भर रहा है, एक तीसरा नल है ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है 81 घंटे में खाली करने वाला नल है। यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 81 गुणा 2 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ए की जो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी, यानी कि ए जो है 1 घंटे में 81 यूनिट भरेगा। बी कितना भरेगा, बी 2 यूनिट भरेगा, क्योंकि इसकी जो है 81 घंटे में पूरी टंकी को भरता है, तो ये 2 यूनिट 1 घंटे में भरेगा। अब ये सी खाली करने वाला है तो ये 2 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, कैसे कट जाएगा, तो कुल मिला के अगर हमें 1 घंटे के लिए खोल दी जाए तो 1 घंटे में ये 2 से 2 कटेगा, तो कुल मिला के 81 बचेगा। यहाँ पर 1 घंटे में केवल 81 यूनिट भरा जा रहा है। यहाँ पर टंकी अगर खाली है तो टोटल 81 इसका आयतन 81 गुणा 2, क्योंकि जो एलसीएम निकलता है टोटल वो उसका आयतन होता है, बटे 81। ठीक है, 81 यूनिट भरी जा रही है तो 81 से 81 कट जाएगा, तो यह 2 घंटे में टंकी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, इस तरह से है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तो रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है, ये आमने सामने आ रही हैं दोनों। अब यहाँ पे इसकी चाल दी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है यहाँ पर, और इसकी चाल दी हुई है 62 किलोमीटर प्रति घंटे की। इसकी दूरी दी है 250 मीटर है इसकी दूरी, यानी कि लंबाई इसकी, और यहाँ पर इसकी हमें ज्ञात करनी है, एल मान लेंगे इसको। ठीक है, हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर सापेक्ष चाल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आमने सामने आ रही है तो हमें यहाँ सापेक्ष चाल की आवश्यकता पड़ेगी, और सापेक्ष चाल जो होगी इसकी तो वो जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल आमने सामने आती है तो जुड़ जाती है, और साथ साथ चलती है तो घट जाती है। तो ये 162 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसके सापेक्ष चाल। आंसर जो है वो मीटर में दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमें यहाँ मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है और हमें छोटी तरफ जाना है तो 5/18 से करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में है और हमें बड़ी तरफ जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे में 18 ऊपर रखेंगे 5 नीचे रखेंगे, यानी कि जो भी ऊपर होगा वो छोटी तरफ जा रहे हैं हम, अगर ऊपर गुणा कर रहे हैं तो हम ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। यहाँ से 18 से काटेंगे, 18 9 162 9 5 45, यानी कि 45 मीटर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी सापेक्ष चाल। अब इस चाल से हमें 250 प्लस एल ये टोटल दूरी तय करानी है सापेक्ष चाल से। सापेक्ष चाल कितनी है इसकी, 450 मीटर है। कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर जाती है इसको। तो यहाँ से जब इसको हम ये इधर करेंगे 10 सेकंड में पार कर रही है ये यहाँ पर 450 नहीं है, ये 45 है यहाँ पर। ठीक है, ये पर 45 मीटर सेकंड आया ना यहाँ पर, ये 45 मीटर सेकंड है यहाँ पर, 45 मीटर सेकंड यहाँ आ जाएगा ये 45। ठीक है, जब इसकी सामने गुणा करेंगे तो 450 हो जाएगा, तो एल का मान जो आ जाएगा वो 200 आ जाएगा, यानी कि दूसरी जो ट्रेन है वो 200 मीटर लंबी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें विपुल मोहन मोहम्मद का औसत वजन है। इसमें 3 लोगों का औसत वजन है, 3 लोगों का औसत वजन है इसमें विपुल, मोहन और मोहम्मद का कितना है औसत, 45 दिया 135। आगे बोला कि विपुल और मोहन का वजन जो है वो 43 है, यानी कि 86 किलोग्राम है दोनों का, 43 औसत है। मोहन और मोहम्मद का वजन है, इसमें मोहन और मोहम्मद का जो वजन है वो 50 किलोग्राम है, यानी कि 100 किलोग्राम है। जब इसमें इसको घटा देंगे हम तो विपुल का और मोहन का खत्म हो जाएगा, मोहम्मद का वजन बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर, यह बचेगा 9, यानी कि 49 किलोग्राम बचेगा किसका, मोहम्मद का वजन। हमें सवाल में चाहिए मोहन का वजन, सवाल में मोहन का वजन पूछा है,
तो इसमें से 100 में से घटा दें 49 को, तो कितना बचेगा 51। तो 51 किलोग्राम किसका वजन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोहन का। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए स्कीम के लिए प्रभावी छूट ज्ञात करनी है। 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, टोटल कितनी हो गई 5। 5 लेके जा रहा है कोई व्यक्ति, 2 मुफ्त लेके जा रहा है, तो छूट कितनी हो गई 2/5 गुणा 100 यानी कि 40% की। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। यह तो आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। तो 41 से विभाज्य संख्या देखनी है हमें इसमें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक करके देखेंगे इसमें, क्योंकि 41 का तो कोई फैक्टर है नहीं इसमें कि हम अलग अलग करके फैक्टर से देख लें। ठीक है, 41 जो है यह अभाज्य संख्या है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले सबसे बड़ी संख्या इसमें सी उठाएंगे। ठीक है, 85, 37। किस तरीके से हम इसको करेंगे वो देखते हैं। केवल हम सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या उठा लेंगे जो बड़ी वाली संख्या है। ठीक है, बड़ी वाली संख्या क्यों उठा रहे हैं वो हम अभी बताते हैं। यहाँ पर 41 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 41 से हम इसको काटेंगे, 41 दूनी 82 हो जाएगा यहाँ पर। ये 3 बचेगा, ऊपर से 3 उठा लेगा, 7 आ जाएगा यहाँ पर। अभी कितनी बार चला जाएगा 7, 7 चौक 28, 8 चौक 32, 8 बार ले लेगा अभी ये। 8 एकम 8 और 8 चौक 32 यहाँ पर। ये 328, 337 यानी कि अभी कितना बच गया यहाँ पर? यहाँ पर बच गया 9, यहाँ पर बच गया 9। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 85, 37 में जो है 9 फालतू है। 9 इसलिए फालतू है कि वो 41 से विभाज्य हो जाएगा। अगर ये यहाँ से हम 9 घटा देंगे यानी कि 85 से 28 जो है, 50 से 28 जो है वो 41 से विभाज्य है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बोला है, आगे देखना है हमें कि इसमें से जो भी संख्याएं हैं, ये जैसे 78, 89 है, 74, 31 है, 7995 है। अगर हम इसमें से 85 से 28 को घटा दें तो जो भी संख्या बचेगी तो वो संख्या भी 41 से विभाज्य होनी चाहिए पूरी संख्या के विभाज्य होने के लिए। यानी कि हम जैसे हमने इसे उठा लिया 7995 उठा लिया हमने यहाँ पर, तो 7995 को हमने इसमें से घटाना है। इसमें से घटाएंगे तो 3 बचेगा और ये कितना बचेगा यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो ये भी 3 बचेगा और यहाँ पर 14 यानी कि यहाँ पर बचेगा ये 5 यानी कि 533 बचेगा यहाँ पर। तो 533 41 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर 41 से ये विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 5 ये 41 से विभाज्य होगी, क्योंकि हमने 50 से 28 का जो पोर्शन 41 से विभाज्य का वो हमने घटा दिया है, वो अलग निकाल के रख दिया है एक तरफ। ठीक है, तब इसको देखेंगे तो यहाँ से काटेंगे 41 का 41 आ जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा 2 यहाँ पर और यहाँ बचेगा 1 और 3 उतार लेंगे तो 41 आराम से विभाज्य, तो 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 चौक 12। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्या है ना 7995 तो ये 41 से विभाज्य है। तो हम इसीलिए ऐसा करते हैं इसमें कि हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमें बड़ी बड़ी संख्या काटनी नहीं पड़ती है। ये फिर बड़ी बड़ी संख्या काटनी पड़ेगी, बहुत समय लग जाएगा, तो हमारे यहाँ आधा समय बच जाएगा अगर हम इस तरह से करेंगे तो। ठीक है, अब चाहें ये हमारा तो यहाँ पर आंसर आ गया यानी कि 7995। हम अगली संख्या भी देख सकते थे यहाँ पर, जैसे हम देख लेंगे 78, यहाँ पर कितना था 85 से 28 था यहाँ पर। 50 से 28 में से हम अगर 78 89 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से, जब इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 9 यहाँ पर, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ पर आ जाएगा 6 यहाँ पर। ठीक है, ये 639 आ जाएगा। 639 को हम 41 से काटेंगे तो 41 का 41 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 229 तो 229 इसको काटेंगे, 229 कट ही नहीं रहा, ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी नहीं। इस तरह से बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, एक एक एफर्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम वो तरह से करें तो फिर जैसे मान लिया हम उसको एक एक करके देखें सबको तो बहुत समय लग जाएगा और गलत भी हो जाएगा और निकल भी नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य से 22% की हानि पर बेचता है लेकिन 44% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम रेशियो मेथड से कर लेंगे इसको। लागत मूल्य ये CP मान लेंगे और यहाँ पर SP ले लेंगे हम। यहाँ पर लागत मूल्य से 22% की हानि पर बेचता है, यानी कि अगर लागत मूल्य 100 है 22% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 78, यहाँ पर 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 हो जाएगा। अब आगे बोला है कि लेकिन 44% कम वजन का उपयोग करता है, 44% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि 56 का दावा करता है 100 बेचते वक्त। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे आपस में। जब इनकी हम गुणा करेंगे दोनों की, उनसे हम इसका रेशियो निकाल लेंगे CP का और SP का। तो हम यहाँ गुणा करने से पहले हम इसको काट देंगे 100 से, ये 100 तो कट जाएगा हमारा यहाँ पर इधर। ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, यहाँ से काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 6 6, 2 9 18। तो इसका जो रेशियो आया
तो रेशियो आ जाएगा इसका 28 का और 39 का। ठीक है, CP का और SP का जो रेशियो है 28 को 39 का आ जाएगा। तो यहाँ पर लाभ कितने रुपए का हो गया? तो यहाँ पर लाभ हो गया 11 रुपये का। ठीक है, ये 11 रुपये का लाभ हो गया 28 रुपये पर। ठीक है, 28 रुपये पर लाभ हो गया गुणा 100 हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको 4 से और काट लेंगे, 4 से जब इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा यहाँ पर। 25 कम 25 और 25 में 25 से 2 27/7। ठीक है, 7 आ जाएगा यहाँ पर। 7 से काटेंगे जब इसको तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। यहाँ पर आ जाएगा ये 7 तिया 21, ये बचेगा 6 और 7 9 63, यानी कि 39 से ही 2/7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। तो इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रथम 155 सम संख्याओं का औसत बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 155 पहली 155 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमें इसके 4-5 फॉर्मूले पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा प्रथम, तो कितना होता है इसका, होता है n+1/2 होता है। अगर यहाँ पे इनकी अगर औसत की बात करें तो इसमें से एक n कट जाएगा, n+1/2 बचेगा औसत। अगर इसमें एवरेज की बात करें तो इसमें अब हमें अगर देखना, अगर प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, अगर सम की बात करें तो इसमें कितना होगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, और औसत की बात करें तो औसत हो जाएगा n+1, एक n खत्म हो जाएगा यहाँ से अगर हम औसत निकालेंगे तो, क्योंकि हमें n से ही भाग करनी पड़ेगी औसत निकालने के लिए। अगर n विषम संख्याओं की बात करें, विषम संख्याओं की, तो इसका n² होता है योग, और औसत निकालेंगे तो एक n खत्म हो जाएगा, खाली n बचेगा यहाँ पर। अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की बात करें तो वर्गों का योगफल कितना होता है इसमें, 1/6 n+1 2n+1 ये होगा। अगर हम देखें कि घन का योग कितना है, घन का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है, तो ये होता है n(n+1/2) और इसका वर्ग। ठीक है, तो ये होता है घनों का योगफल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या सवाल में दिया हुआ है कि सम संख्याओं का पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सम संख्याओं का निकालना हमें, तो ये सब हटा देंगे, एक बार लिख लो इनको, ये इंपॉर्टेंट है, इतने तो हमें पता ही होने चाहिए यहाँ पर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के का औसत पूछा है इसमें, तो औसत कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे इसमें कोई 156 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और योग कितना होगा, तो योग 156 में कोई गुणा किससे करनी पड़ेगी, n से गुणा करनी पड़ेगी, और n क्या है 155 है, तो 155 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये योग होता है इसका। तो इस तरह से इनके औसत निकल जाएंगे, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, दो संख्याओं के बीच, अगला सवाल देखते हैं 13वां। दो संख्याओं के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन किराया का अनुपात 3:1 है, यानी कि प्रथम श्रेणी है और द्वितीय श्रेणी है। इसमें जो किराया है हम रुपए मान लेंगे, किराए को रुपए लिख लेंगे, तो इसमें कितना है, ये 3 और 1 के अनुपात में है। और दोनों स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी की यात्रा करने वाली यानी कि नंबर कितने हैं, लोगों की संख्या, तो 1 किस अनुपात में, 1 और 50 के अनुपात में है। तो प्रथम श्रेणी से कितने रुपए मिलेंगे, टोटल रेवेन्यू कितना इकट्ठा होगा टोटल, तो रेवेन्यू कितना मिल जाएगा, 3 रुपये मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से मिल जाएगा 50 रुपये, क्योंकि जो रुपये किराया है उसकी संख्या से गुणा करने पर हमें रेवेन्यू मिल जाता है। आगे यही बोला है कि यदि किसी विशेष दिन दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 1325 रुपये वसूले गए हैं, तो यहाँ पर तो 53 रुपये वसूले जा रहे हैं यहाँ पर तो। ठीक है, तो 53 का मान किसके बराबर होगा, 1325 के बराबर होगा 53 का मान यहाँ पर। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से वसूली गई राशि कितनी, ये पूछा है यहाँ पर। तो कितनी राशि हो जाएगी, तो ये हम इसको काटेंगे जब 53 से 25 बार जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है, 53 से ये 25 बार चला जाएगा, तो एक का मान आ जाएगा यहाँ पर 25। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि सेकंड श्रेणी जो है, यानी कि जो सेकंड श्रेणी है इसके यात्रियों से वसूली की राशि कितनी है, तो इससे वसूली की राशि कितनी है, 50 है, तो 50 से यहाँ गुणा कर देंगे, 50 से गुणा करेंगे 25 पंजे 125, 1250 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं हम, आर्यन को एक बड़े लोन की घास काटने में 12 घंटे लगते हैं और अरमान को मिलकर 7 घंटे लगते हैं, यानी कि इसको लग रहे हैं 12 घंटे किसी काम को करने में। वहीं वह और अरमान मिलकर, यानी कि
आर्यन में मिल जाता है और अरमान में मिल जाएगा। अरमान में मिल जाएगा, मिलने के बाद ये 7 घंटे में काटते हैं, उस काम को करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और ये आ जाएगा यहाँ पर 12, दोनों इनकी इफिशियंसी आ जाएगी, आर्यन की और इन दोनों की। आर्यन की और अरमान की टोटल 12 है और आर्यन की केवल अकेले की 7 है। तो यहाँ पर अरमान की आ जाएगी 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा, यानी कि जो इसकी इफिशियंसी है अरमान की, तो 5 है इसकी इफिशियंसी, यानी कि 5 घंटे में किसी काम को करता है वो। 1 घंटे में 5 काम करता है, ठीक है। ये इफिशियंसी जो होती है वो 1 घंटे में 5 काम करता है। अब सवाल में बोला है कि उसे लोन को की घास को काटने में कितना समय लगेगा, किसको, अरमान को। अरमान की इफिशियंसी 5 है, टोटल कितना है 84, 84/5। इसको काटेंगे हम यहाँ पर तो आ जाएगा 5 कम 5 आ जाएगा, अब बचेगा 3, 5 छंग 30, 4/5, 16 से ही 4/5 बचेगा। तो हम इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो यहीं पर मिनट को बदलने के लिए यहाँ पर गुणा 60 कर देंगे इसको। जो 60 से गुणा करेंगे 5 से इसको काटेंगे, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, 12 चौक 48, यानी कि 16 घंटे 48 मिनट में ये काम कर लेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां। इसको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे, 2x² हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस का 5x² हो जाएगा और माइनस का 5 × 15 और प्लस का 12। तो यहाँ पर 5 और 2 7x² हो जाएगा और माइनस का 8x, और इसमें से घटाएंगे 3 बचेगा यहाँ पर। तो कौन सा ठीक है इसमें से, ये है सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19,375 पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में पूछा गया है। अगर अर्धवार्षिक है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, तो टाइम जो हो जाएगा, टाइम हो जाएगा दुगना। अगर अर्धवार्षिक है, यानी कि अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, यानी कि छमाही को 6 से भाग करेंगे 12 को, तो 6 दूनी 12, यानी कि दुगना हो जाएगा टाइम। टाइम हो जाएगा दुगना 2000 का, और जो दर है वो आधी हो जाएगी, 8% से आधी हो जाएगी, 4% बचेगी, यानी कि कुल मिला के हमारे पास दर 4% है और टाइम 2 साल का है। अब इसे करने के 2-3 तरीके हैं, कोई सभी तरीका कर लो, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो रेशियो मेथड लगता है। रेशियो मेथड कौन सा होता है, वो ये होता है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ पर 19,375 रुपये पर यहाँ पर धनराशि भी दी हुई है, तो 19,375, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ पर धनराशि, और यहाँ पर दर जो है वो 4% है, तो 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। यहाँ पर 25 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25 सत्ते 175, और यहाँ पर बचेगा 18, यानी कि 25 सत्ते फिर से 175 हो जाएगा, फिर बचेगा 12 और 25 पंजे 125। रेशियो मेथड 2 साल का अगर टाइम है तो 2:1 का रेशियो लगता है, तो यहाँ पर इस पर 2 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 सत्ते 14 और 1 15, 1550 तो ये आ जाएगा। अब इस 25 से, इस वाले 25 से फिर से इसको काटेंगे 775 को, तो कितनी बार जाएगा 25 या 75 बच जाएगा 2, यानी कि 25 का ना 25, और अब ये वाला 1 वाला रेशियो ले लेंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा यहाँ पर 31, इसको जोड़ लेंगे, यही हमारा यहाँ पर ब्याज आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ब्याज निकल जाएगा 1, 5 और 3 8, ये 5, यानी कि 1581 रुपये का ब्याज आएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, अगर यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर देखें हम, तो वो ये 31 रुपये जो है यहाँ पर, ये 31 रुपये आया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आया है। जो पहली लाइन है इसको छोड़ने पर जो बचता है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 2 साल का यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, इससे बहुत चीज़ें हल हो जाती हैं ऐसे ही। सक्सेसिव लगा कर भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा कर भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। इसमें और सवाल भी है, हाँ इसमें और सवाल हैं इसमें, ठीक है। ये सवाल है अगला, सवाल नंबर इसमें 17वां सवाल है। एक संख्या 15 को 3 भागों में बांटने पर जो कि समांतर श्रेणी में है और उनके वर्गों का योग 83 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। संख्या 15 है, इसको 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटने के लिए अगर 15 है तो इसको तो ओरली बांट सकते हैं हम, ठीक है। एक हम मान लेंगे, 2 मान लेंगे भाग, और 1 2 3 5, और यहाँ पर 8 देख लेंगे। 2 3 5, ये 10 हो रही है, तो 5 3 तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देख लेंगे 2 3 5 देख लेंगे।
2 5 7 और 1 8, यहाँ पर 3 3 का अंतर है, ठीक है। यानी कि समांतर श्रेणी का मतलब है कि बराबर का अंतर होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर का अंतर भी है। तो और देख लेंगे, क्या पता और भी संख्या बननी है, तो यहाँ पर 3 लिख कर देख लेंगे, ठीक है। 3 से अब आगे देखेंगे, यहाँ पर 3 से 3 6 9 और यहाँ पर नहीं, ये नहीं बचेगा, ठीक है। 5 रख के देख लेंगे, यहाँ पर 3 5 8 और 7, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है, तो ये भी बन सकती है, ठीक है। तो ये बन सकती है। सवाल में बोला है कि इसमें उनका योग 83 होना चाहिए, उनके वर्गों का योग 83 होना चाहिए। तो इसके वर्गों का योग 83, कौन से वर्गों का योग 83 ये देख लेंगे। 2 दूनी 4 और 5 पंजे 25 और 8 अट्ठू 64, ठीक है। 4 5 9 और 4 13, 6 2 8 1, यानी कि इसका तो 93 हो रहा है। और उसका कितना हो जाएगा, 3 3 9, 5 पंजे 25 और 7 7 49, 9 9 18 5 23 का 3, ये 6, यानी कि इसका ठीक है, ये 73, 4 2 7 और ये 9 5, ये 83 बन रहा है, ठीक है। इसका 83 हो जाएगा। तो ये वाली ठीक है, जो संख्या है वो ये वाली संख्या है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। इस तरह से कर लेंगे। हालांकि एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने ओरली करा है, ठीक है। कर लेंगे इसको, हम एक्स मान कर भी कर सकते हैं, संख्या निकाल सकते हैं। अगला सवाल है 18वां। श्रेया एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा कर सकती है, सीधा उसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकती है। तो ये सवाल थोड़ा सा कड़िया है। तो ये जो श्रेया करती है 2 दिन 12 घंटे में कर रही है, 2 दिन और 12 घंटे में उस काम को कर रही है, 2 दिन 12 घंटे में। तो ये सवाल में पूछा है कि दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे। इसमें श्रेया है, यहाँ पर श्रेया है, ये काम करती है 1 दिन 6 घंटे। 1 दिन 6 घंटे मतलब 30 घंटे में, 1 दिन में 24 घंटे होगा, 6 घंटे और, यानी 30 घंटे में कर रही है। और श्रीधा, जो श्रीधा है ये कर रही है 2 दिन और 12 घंटे, यानी कि 24 दूनी 48 और 12 60 घंटे में, ये 60 घंटे में कर रही है। दोनों मिलकर कितने में करेंगे, टोटल हो जाएगा 60, नीचे आ जाएगा 3 यहाँ पर, ठीक है। नीचे 3 आ जाएगा, तो 3 नीचे 20 घंटे में कर लेंगी, ठीक है। तो आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसमें 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट के बाद तो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे सवालों में इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं बस। 15 और 18, 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। हालांकि इसकी थ्योरी भी है, लेकिन थ्योरी में हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है इसमें थ्योरी बताने में। बस थोड़ा सा बस इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे और निकाल लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, ये देखेंगे, एक घन की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। अगर भुजा ए है तो ए का मान इसमें 8 दिया हुआ है, तो घन का आयतन कितना होता है, तो घन का आयतन होता है 1/3। तो 8 64 512 हो जाएगा इसका। तो 512 जो है इसका आंसर हो जाएगा, 512 आयतन आ जाएगा। इसका एक घन है। इसका घन का विकर्ण की बात करें तो घन का विकर्ण कितना होता है, √3 है, √3 विकर्ण होता है इसका। और अगर बात करें इसमें क्या क्या है और विकर्ण है, संपूर्ण पृष्ठ भी होता है इसका, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 6a², ठीक है, 6a² हो जाएगा घन का आयतन। तो इस तरह से हम ये याद करने पड़ेंगे थोड़े थोड़े, ये ठीक है, बीच बीच में बताता रहूँगा तो सभी याद हो जाएंगे ये बीच बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 21वां। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि हो तो 6 वर्ष के लिए 5600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो सवाल में दिया हुआ है कि जो साधारण ब्याज है धनराशि का 5वां हिस्सा है, ये धनराशि है और ये साधारण ब्याज है, ये 5वां हिस्सा है इसका साधारण ब्याज धनराशि का, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे, यानी कि 5 अगर धनराशि है तो 1 रुपया उसका क्या हुआ, ब्याज हो गया। इस सवाल में आगे ही बोला है कि जो दर है, दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है, जो दर है उस वर्षों की संख्या की 5 गुनी है, ठीक है। ये भी सवाल में दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसकी दर निकाल सकते हैं कितनी, 1 रुपये का ब्याज हो गया, 5 रुपये की धनराशि हो गई। यहाँ पर टी का मान कितना आ जाएगा, r/5 आ जाएगा, और r का मान हमें निकालना है तो इसलिए हमें टी के मान को बदलना पड़ रहा है, क्योंकि हमें r का मान चाहिए। बटे आ जाएगा यहाँ पर 100, 5 से 5 कट जाएगा तो r² बचेगा। सो r का मान आ जाएगा यहाँ पर 10,
यानी कि जो दर है वो 10% है। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। अब आगे बोला कि अगर 3% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इसको हम 13% मान लें। अब 3% वृद्धि करो तो 6 वर्षों के लिए 5600 पर ब्याज याद करना। 5600 पर 13% से 6 वर्षों के लिए बटे आ जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, ये 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 13 छंग 78, यानी कि 56 की और 78 की हमें यहाँ गुणा करनी है। तो 56 की 78 गुणा कैसे करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, 8 छंग 48 आ जाएगा और हासिल बचेगा यहाँ पर 4, 8 पंजे 40 और 7 अट्टे वो 7 छंग 42। तो कितना हो जाएगा 82, ये 82 हो जाएगा, 82 4 86 का 6 आ जाएगा, हासिल बचेगा यहाँ पर 8, 7 पंजे 35 और 8 43, तो 43 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी गुणा कर लेंगे, 4368 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वरुण ने 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, उसने 18 इरेजर प्रति इरेजर की दर से उन्हें बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर CP है और SP है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें SP में बाद में देखेंगे, पहले CP देखते हैं। CP के लिए इसमें 8 रुपये दिए हुए हैं और आर्टिकल दिए हुए हैं। ठीक है, और रुपये कितने हैं 150 रुपये और आर्टिकल कितने हैं 12 आर्टिकल खरीदे इसने 150 रुपये में प्रति दर्जन है ना, यहाँ पर ये 150 रुपये में 12 खरीदे हैं इसने। अब इसने क्या किया कि 18 रुपये प्रति इरेजर की दर पर इसने 18 रुपये का एक बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर SP ले लेंगे, यहाँ पर इसने एक बेच दिया 18 रुपये का, तो हमें आर्टिकल बराबर करने पड़ेंगे यहाँ पर, ये आर्टिकल तो सेम है, तो 12 से करें तो यहाँ पे 12 से गुणा करेंगे, तो 18 दूनी 36 और 18 का 18 और 3 216, यानी कि 216 रुपये में बेच दिया उसने 150 रुपये के सामान को। तो उसे कितने का लाभ हुआ यहाँ पर, तो लाभ हुआ उसे यहाँ पर 76 रुपये का, 76 का हुआ, 50 और 16 66 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 66 रुपये का लाभ हुआ कितने पर 150 रुपये पर, 150 रुपये पर लाभ हुआ इसे 66 रुपये का गुणा 100, 0 से कट जाएगा यहाँ पर, 2 से काटेंगे 2 पंजे, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6, यानी कि 44% आ जाएगा यहाँ पर, उसका लाभ है वो 44%। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर दिया हुआ है 23। सवाल नंबर 23 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि गुणोत्तर श्रेणी के यानी कि GP के पहले 3 पदों का योग पहले 6 पदों का योग का अनुपात दिया हुआ है। GP का सामान्य अनुपात यानी कि सर्वानुपात जो होता है, यानी कि R, ये पूछा है इसमें कि R कितना है, जो सामान्य अनुपात होता है इसका गुणोत्तर श्रेणी का। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल होता है वो क्या होता है, SN बराबर A RN-1 और R-1, ये होता है इसका गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला, गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालने का। अब अगर 3 पदों का योगफल देखा जाए तो 3 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, A और ये हो जाएगा R-1 R-1 R की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर अगर 6 पदों का योगफल निकाले तो कितना हो जाएगा, R की पावर 6 माइनस का 1 और R-1, ये 6 पदों का योगफल हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि S3 या S6 रख ला, कुछ भी रख सकते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर नीचे कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम S6 रख लेंगे बराबर में, जब इसको हम भाग करेंगे S3 को, A से तो ये कट जाएगा, यहाँ पर ये इधर ये वाला ये भी कट जाएगा और नीचे को जो R-1 है ये भी कट जाएगा, तो कुल मिला के ऊपर बचेगा R की पावर 3 माइनस का 1 बट ये में नीचे बचेगा R की पावर 6 माइनस का 1 बराबर। ये अनुपात क्या है, ये अनुपात है 152 बटे 125 बटे 152, ये 125 बटे 152 ये अनुपात दिया हुआ है इसका। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, R की पावर 6 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं R की पावर 3 माइनस का 1 और R की पावर 3 प्लस 1, ये लिख सकते हैं हम। ऊपर से R-1 से R की पावर 3 माइनस 1 से R की पावर 3 माइनस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बटे R की पावर 3 प्लस 1, ये बचेगा यहाँ पर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 125 R की पावर 3 125 बराबर 152। ठीक है, 152 से भी से घटेगा तो R की पावर 3 बराबर कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा यहाँ पर 27 बटे 125, ये बचेगा। अब ये बचेगा तो R का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 बटे 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका करने का सही तरीका है। हालांकि करने का मैं और शॉर्ट तरीका ही बता सकता था, लेकिन शॉर्ट तरीके बता दूंगा तो फिर वो रट्टा हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है। अगर 2-4 लाइनें हमें लिखनी पड़ रही हैं इन सवालों में तो लिखनी ही
लिखनी ही चाहिए हमें, उससे जो है हमारी तो बेस मजबूत हो जाता है और सवाल बहुत घुमा फिरा के आते हैं इनके, तो हम फिर फंसेंगे नहीं इसमें अगर हमारा ये बेस तैयार है तो। इसीलिए इस तरीके से करना है इस सवाल को। अब अगला सवाल है इसमें, अगला सवाल दिया हुआ है कि दो स्टेशनों के बीच पहली, दूसरी और तीसरी 3 श्रेणियां हैं। दो स्टेशनों के बीच पहली श्रेणी हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, 3 श्रेणियां हैं। यहाँ पर में रेलवे का किराया है, यानी कि यहाँ पर रुपए दिए हुए हैं, रुपए मान लेंगे ये रुपए दिए हुए हैं कितने कितने 8, 6 और 3 के अनुपात में है। यहाँ पर बोला है कि पहली दूसरी यानी कि पहली और दूसरी किराया बाद में 1/6 और 1/12 कम कर रहे हैं। यहाँ पर एक कम कर रहे हैं, यहाँ पर पहली का और दूसरी का कम कर किया जा रहा है। तो पहली का कितना कम किया जा रहा है 1/6, 1/6 कम कर दिया तो कितना बचेगा 5/6 बचेगा। और दूसरी का अगर 1/12 कम कर दिया तो कितना बचेगा 11/12 बचेगा। यहाँ पर तीसरे का एज इट इज ऐसे ही है। तो यहाँ पर इसका रेशियो लेंगे हम, पहले तो रेशियो निकाल लेंगे। क्या करेंगे इसको हम काटेंगे 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 4 बार चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको भी काटेंगे 6 दूनी 12 यहाँ पर, नीचे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 6 से इन तीनों में गुणा कर देंगे, 6 से इन तीनों में गुणा कर देंगे करेंगे तो कैसे करेंगे हम 6 से 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, यहाँ पर बचेगा 40। यहाँ पर कितना बचेगा 2 तिया 6, 3 बचेगा 11 तिया 33 आ जाएगा यहाँ पर, और 6 तिया 18, यानी कि ये तीनों का एलसीएम रेशियो आ गया तीनों का। किस चीज़ का रुपए का एलसीएम है भी हमारे पास यहाँ पर। अब आगे बोला है, हालांकि इस तरह का सवाल स्टार्टिंग में भी आया था, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा हाई कर दिया है बस इतने। अब आगे बोला है कि इसमें कि यदि 1 वर्ष के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों के बीच का अनुपात यह है, यानी कितने नंबर में यात्री आए थे, ये नंबर आ जाएगा यहाँ पर कितने कितने यात्री थे ये, तो ये आ जाएंगे 9, 12 और 26, ये यात्रियों की संख्या हो गई यहाँ पर। तो टिकटों की बिक्री से एकत्रित कुल राशि, तो कुल राशि इसमें कट गई है, तो कुल राशि कितनी होगी, तो कुल राशि यहाँ पर जो है 1088 है, 1088 कुल राशि है यहाँ पर, वो कट गई है। और प्रथम श्रेणी से कितनी राशि वसूली गई है वो सवाल में इसमें पूछा है इसमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे इस सवाल को। यहाँ से हम काटेंगे 9 से सबको काटेंगे, इनको 9 से काटेंगे, एक तो 9 कट जाएगा यहाँ पर, और 3 यहाँ पर है, और 3 यहाँ पर, एक कट जाएगा यहाँ पर, तो 11 चौक 44 तो यहाँ पर बचेगा, 40 यहाँ पर बचेगा, और 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 26 दूनी 52 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो ये काट लेंगे आराम से। हालांकि इनके सबकी गुणा करते हैं हम 4 9 36 करके, फिर इसको छोटा करते, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ओरली भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से 9 काट दिया तो यहाँ 40 बचा, जब मैं 9 से काटूंगा इसको 3 यहाँ से लूँगा और 3 यहाँ से लूँगा, तो यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, तो 11 चौक 44 रह जाएगा यहाँ पर, 9 दूनी 18 कट जाएगा, 26 दूनी 52 बचेगा, काट सकता हूँ आराम से। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कुल राशि है 40, 44 और 52, यानी 4 और 2 6 और 4 4 8 और 5 13, यानी कि 136 का जो मान दिया हुआ है 1088 दिया हुआ है यहाँ पर। एक उठा जाएगा, सवाल में पूछा है प्रथम श्रेणी का, तो प्रथम श्रेणी से जो एकत्रित धनराशि कितनी है 40 रुपये है, 40 से यहाँ गुणा कर देंगे, 8 चौक 32, 320 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन में होगा 320 रुपये इसका आंसर है, ठीक है। ये राजस्व पे टोटल यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 29 वर्ष थी, तो ए प्लस बी प्लस सी, इनकी 3 वर्ष पहले की जो औसत आयु थी 29 थी 87, यानी कि 87 3 वर्ष पहले थी। तो वर्तमान में कितनी होगी इनकी, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनके 3 और जुड़ेंगे यहाँ पर, 3 साल पहले थी ना इनकी, तो 3 साल और जुड़ेंगे, तो 87 है और 3 तिया 9, यानी कि ये 96 साल थी इनकी, 96 साल हो जाएगी वर्तमान में, यानी कि 3 साल पहले इनकी औसत आयु 29 वर्ष थी, यानी टोटल आयु 87 वर्ष थी 3 साल पहले। तो वर्तमान के लिए, वर्तमान में आने के लिए तीनों को 3 साल और बढ़ना पड़ेगा, तो 3 साल में 3 और जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, तो 96 इसकी वर्तमान आयु है तीनों की। अब आगे बोला है कि यदि 5 वर्ष पहले बी और सी की आयु, बी और सी की 5 वर्ष पहले औसत आयु 23 दूनी 46 थी, तब इनको वर्तमान में आने के लिए 5 साल और बढ़ना पड़ेगा, 5 साल पहले की आयु का योग है, तो इनको 56 होना पड़ेगा, यानी कि 5 साल 10 साल और जुड़ेंगे इसमें, तो 56 साल इनकी वर्तमान आयु रहेगी और इनकी 96 हो जाएगी। तो इसमें सवाल में पूछा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, बी और सी की तो 56 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो 40 बचेगी यहाँ पर, तो 40 जो है वो बी की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु, ठीक है। बी और सी की तो ये थी, तो ए की वर्तमान आयु है,
अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल है, अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है 7,155 के कुल लाभ में से अनुभव का इस तरह से सवाल दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ ऐसा करेंगे, अनुभव है यहाँ पर, अनुभव, और ये गौरव है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने राशि लगाई है कुछ और समय के लिए लगाया। समय कितना कितना है इसका, अनुभव ने 2 महीने के लिए और इसने 5 महीने के लिए राशि लगाई है। सवाल में आगे ये दिया हुआ है यहाँ पर कि 7155 के कुल लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 रुपये अधिक है। अगर हमें गौरव का हिस्सा x मान लें तो अनुभव का हिस्सा कितना होना चाहिए, तो अनुभव को होना चाहिए x प्लस 1431, ठीक है। और ये टोटल हिस्सा कितना है, ये 2x प्लस 1431 बराबर कितना है, 7155 है टोटल, ठीक है। तो 2x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कराएंगे 4 आ जाएगा, 2 और 71 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11 में से 7 जाएगा, 4 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर ये बचेगा 57। x का मान आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2862, यानी 2862 जो है वो गौरव का हिस्सा आ जाएगा। और अगर हम अनुभव का हिस्सा देखें तो 14 से 31 और जोड़ देंगे इसमें को, तो अनुभव का हिस्सा आ जाएगा 3, 9, 2 और 4। यानी कि यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर जो लाभ होगा, ये तो रुपए हैं, ये टाइम है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मिला है इनको, प्रॉफिट जो मिला है तो अनुभव को मिला है 4293 रुपये का और इसको मिला है 2862 रुपये का, ठीक है। तो हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों का आगे यहाँ पे हम रेशियो ले लेंगे इनका। अब यहाँ से अगर रेशियो लेंगे तो रेशियो में दिख रहा है यहाँ पर 62-93, ठीक है, 93 62, यानी कि यहाँ पर 3 और 2 के रेशियो में होगा यहाँ पर, ये 3 और 2 के रेशियो में होगा यहाँ पर, ये करके देख लेंगे, 3 और 2 के रेशियो में है यहाँ पर, ये इसको काट लेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, यानी कि इसने तो लगाए 4 रुपये, ठीक है, ये 4 रुपये लगाए हैं, ये तरीका होता है इसका, 2 दूनी 4 रुपये लगाए और 3 पंजे 15 रुपये इसने लगाए हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं हम। अब सवाल में बोला है कि 55,000 रुपये अधिक निवेश करता है कौन, अनुभव गौरव से। तो अनुभव जो है गौरव से 55,000 रुपये अधिक निवेश करता है, लेकिन यहाँ कितने निवेश कर रहा है, 11 रुपये अधिक निवेश कर रहा है। तो 11 का मान जो है वो 55,000 के बराबर है, 11 का मान 55,000 के बराबर, 1 का मान जो है वो 5,000 के बराबर होगा, 1 का मान 5,000 के बराबर है। सवाल में पूछा है कि अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी कितनी थी, तो अनुभव द्वारा निवेशित राशि कितनी है, 15 रुपये, तो 15 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 15 पंजे 75 हो जाएगा, यानी कि अनुभव ने जो धनराशि निवेशित की है 75,000 की है और गौरव ने 5 चौक 20,000 रुपये निवेश किए हैं, इसने 20,000 रुपये इसने निवेश किए हैं, 75,000 इसने निवेश किए हैं। तो इस तरह से कर लेंगे। ये जो तरीका मैंने बताया है कि यहाँ से इसकी 2 से इसकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 रखेंगे और 3 पंजे 15, इसको उल्टा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे का अनुक्रमानुपाती होता है, इसमें रुपया और समय, ठीक है, रुपया और जो समय होता है वो एक दूसरे का समानुपाती, और रुपये और जो समय होता है, तो प्रॉफिट के अनुक्रमानुपाती होता है हमेशा, रुपये भी और टाइम भी प्रॉफिट के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर इसको देखेंगे, इस चैप्टर को वीडियो में कराया हुआ है, इसी तरह से कराया है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, निम्नलिखित पाई चार्ट में है, इसका अध्ययन करना है। पहले तो हमें इसमें 7,000 टोटल बच्चे हैं इसमें, इसके अलावा ये इनके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। इसमें बीकॉम में 7% लड़कियां हैं, बीकॉम में कितनी है, यहाँ पर 20% है यहाँ पर ये, तो बीकॉम में 7% लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं 7,000 बच्चे हैं, जिसमें से बीकॉम में 20% ले लेंगे, टोटल बच्चे बीकॉम में कितने होंगे, 20% हो गए, और इसमें से लड़कियां कितनी हैं 7% हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, ये बात आ गई। अब आगे बोला है कि बीएससी कंप्यूटर विज्ञान में 40% लड़के हैं, ठीक है, ये 7,000 बच्चे टोटल हैं, इसमें से बीएससी ये कितना है, ये कंप्यूटर यानी इसमें 25% है और लड़के 40%, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 7% हो जाएगा, क्योंकि सवाल में जो पूछा है, सवाल में लड़कियाँ जो हैं ये पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली कुल लड़कियाँ इन दोनों में, यानी कि बीकॉम और बीएससी दोनों में जो है लड़कियाँ कितनी हैं,
और वो जो टोटल लड़कियां हैं वो टोटल जो जितने भी छात्र हैं उसकी कितना परसेंट है, ये सवाल में पूछा है। तो हम यहाँ पे दोनों विषयों में लड़कियों की संख्या पता होनी चाहिए। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,000। तो यहीं पर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये 7,000 कॉमन आ जाएगा, 60% भी यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ये 60% भी कॉमन आ जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर, 20 और 25 45% ही हो जाएगा। तो टोटल लड़कियाँ आ गई दोनों सब्जेक्टों की हमारे पास। ये हमें भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन बाद में करनी होती है, इसमें शुरू में इस समय नहीं निकालना पड़ता हमें कैलकुलेशन करके। तो टोटल लड़कियाँ तो ये आ गई यहाँ पर, ठीक है, दोनों विषयों में। और बोला है कि 7,000 है टोटल बच्चे, तो इनका कितने प्रतिशत है, 7,000 का कितना प्रतिशत है, यही सवाल में पूछा है। 7,000 का कितना प्रतिशत गुणा 100 आ जाएगा यहाँ पर। 7,000 से 7,000 तो कट ही जाएगा ये। जब इसकी हम गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 3 27, यानी कि 27 यहाँ पर आ जाएगा। ये 100 से 100 कटेगा तो 1% बचा रह जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1% से 100 कट जाएगा तो 1% तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो 27% हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे, वरना चाहते तो हम इसको टोटल गुणा करके भी कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अगर थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो। अगला सवाल देखते हैं, इसमें और भी है कुछ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 28वां। ये करना है हमें 4600, ये इस तरह से लास्ट से करते हैं इसको। यहाँ पर 6 बचेगा, 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 256। तो 256 किसका वर्ग है, 16 का। तो 1296 हो जाएगा, 1296 36 का वर्ग है, ठीक है। और 36 से 576 हो जाएगा, तो 24 का वर्ग है, ठीक है। तो हो जाएगा 46 24, 46 24 बचेगा। तो 46 24 किसका वर्ग है, ये देखना हमें। तो हम कैसे निकालते हैं वर्गमूल, इसके दो वो बना लेंगे, दो पार्ट कर लेंगे, दो दो के। यहाँ पे 46 को हमें ऐसी संख्या के वर्गमूल के पास ले जाना है, जैसे 7 7 49, 7 तो अधिक हो रहा, तो हमें 6 रखेंगे, 6 6 36। अब बचा यहाँ पे लास्ट में 4। ये लास्ट में 4 जो है किसका वर्ग का लास्ट डिजिट हो सकता है, या तो हो सकता है 8 का या फिर 2 का। तो या तो 62 का वर्ग है या 68 का वर्ग है ये, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, ये है ऑप्शन में 68 है, तो भी ठीक हो जाएगा, 68 का वर्ग है ये। इस तरह से निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29वां है। यहाँ पर एक परीक्षा में लड़कों लड़कियों के औसत अंक 100 हैं, क्रम से 75 और 80 हैं 100 में से, ठीक है। यदि उस परीक्षा में सभी लड़कियों को 78 हों तो सवाल में ये भी कट गया है। तो इसमें जो पूछा है लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है, बॉयज़ एंड गर्ल का अनुपात इसमें पूछा है। तो इसमें लड़कों का औसत कितना है, ये बॉय है और ये गर्ल है। तो लड़कों का औसत कितना है, 75, और लड़कियों का कितना है, 80। टोटल जो है कितना है, वो 78 है टोटल, ठीक है, टोटल सभी विद्यार्थियों का। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2। तो 2 3 का ही अनुपात है। इतना ही आंसर इसका, इतना ही क्वेश्चन है ये। नंबर 30वां है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि कंपनी ने किस माह में संगत पिछले माह के उत्पादन की तुलना में उत्पादन में उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। यानी कि यहाँ से कितनी वृद्धि हुई वो निकालनी है, यानी कि हमें समय इनमें वृद्धि निकालनी पड़ेगी, कितनी % वृद्धि हो रही है। तो हम टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे इस सवाल में, हमें ये देखना है कि 350 से 252 कितना अधिक हुआ है या 98 अधिक हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यह आ जाएगा 98/252। आगे कितना कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 30 बटे, यहाँ से 30/350 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। आगे कितना बढ़ा है यहाँ पर, 425 में से घटाएंगे इसको तो 45 बचेगा, ये 45/380। आगे कितना घटा है, तो आगे घटा है यहाँ पर ये 525 में से 100 घटा है, 100 बटे यहाँ से आ जाएगा 425। इसके बाद 650 में से 525 जाएगा तो 125 बचेगा, 125 में से ये 525। यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं देखना अभी, हमें ये हम यहाँ पर देखने लगे कितनी % है, तो हमें नहीं देखना अभी, हम इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। छोटा करने पे थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो हालांकि क्वेश्चन ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें समय तो लगेगा ही, लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे हमें हमारा समय बच जाए। मान लिया ऐसे सवालों को हम करते तो लास्ट में ही है, हालांकि थोड़ा बहुत अगर हमारे पास समय बच जाए लास्ट में तो हम क्या उसको थोड़ा सा कुछ एफर्ट लगा पाएँ। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और काटेंगे, तो इसको हम काट लेंगे 14 से 98, 14 से कट जाएगा दोनों ही। तो इस 14 से 98, 14 कम 14 बचेगा यहाँ पर 11, 14 8 112, यानी कि 18 आ जाएगा यहाँ पर, 7/18 यहाँ पर आ जाएगा 3/35। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा 5 से काटेंगे इसको, 5 9 45,
5 नम 45 और 5 सत्ते 35 और 5 छम 30 और यहाँ आ जाएगा ये। तो इसको काट लेंगे 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100 और 25 से इसको काटेंगे तो 17 बार चला जाएगा यहाँ पर। और ये इसको काटेंगे तो ये बचेगा 25 पंजे 125 और 25 से 100 काटेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 25 दूनी 50 और 25 ही का ना 25 5/21 बार। तो यहाँ पर जैसे 76 दिया हुआ है तो इन संख्याओं को हम 76 के पास लाने की कोशिश करेंगे। जैसे 18 है यहाँ पर, 18 चौक 72 कर लेंगे, 4 7 28 72, यानी कि हम इसको 29 लिख सकते हैं और नीचे हम यहाँ लिख देंगे 18 चौक 72। यहाँ पे इसके पास में ले आएंगे, 35 दूनी 70 ले आएंगे तो यहाँ पर 6/70 हो जाएगा। इसमें ये नहीं पूछा है कि कौन सी संख्या छोटी बड़ी है, ठीक है, इसमें ये संख्या नहीं पूछी, उसमें भी थोड़ा सा लॉजिक दिया हुआ होता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आसान करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 9/76 ऑलरेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 चौक 68 4 चौक 16, ठीक है, कर लेंगे हम यहाँ पर ये इसको 4 17 चौक 68 कर लेंगे, 70 बना लेंगे चाहे इसको हम, ठीक है। और ये कितना है 5/21 है यहाँ पर, तो 21 या 63 3 5 15/21 बचेगा यहाँ पर, 21 या 63 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 63 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें ये संख्या दिख रही है यहाँ पे, तो ये इन संख्याओं को अगर हम अब सोल्व करके देखें तो सबसे बड़ी संख्या ये निकलेगी, जो सबसे बड़ा परसेंट निकलेगा वो इसमें निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है, ये संख्या थोड़ी पास पास में है और इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 29, यानी कि दूसरी संख्या जो निकलेगी वो ये निकलेगी, यहाँ पर 63 है यहाँ पर, तो दूसरी जो बड़ा परसेंट निकलेगा वो यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें उसके बावजूद भी देखेंगे यहाँ पर कितना अधिक है 29, तो सबसे अधिक जो हमारा परसेंटेज है वो यहीं पर निकलेगा, यानी कि मई से जून में ही निकलेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन करे हुए, बस थोड़ा थोड़ा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और वन्य तो दूसरा तरीका यही है हमारा कि इसको एक एक करके सोल्व करके देखा जाए यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ 7 यहाँ पर कितना आया था 7/18 आया था यहाँ पर, और फिर इसको हम गुणा 100 से करें और फिर इसको कैलकुलेट करें, इस तरह से करके भी देख सकते हैं सारे, ठीक है। सब करनी पड़ेंगे इसमें ही। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर 21 बार, यदि एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो पासे में 6 से बड़ी संख्या तो होती नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। 6 से बड़ी संख्या होती नहीं तो ऊपर तो 0 रखा जाएगा, नीचे एक पासा अगर एक बार उछाला जाता है तो टोटल जो है रिजल्ट 2 हैं, ये टोटल रिजल्ट हो जाएंगे इसके 2, पासा एक उछाला जाता है तो इसके रिजल्ट कितने 6 हो सकते हैं इसके रिजल्ट, ठीक है। टोटल 6 रिजल्ट हो जाएंगे, कुछ 6 बार कुछ भी आ सकता है उसके। तो अब यहाँ पर ऊपर 0 है तो इसको 0 आएगा, क्योंकि 6 से बड़ी संख्या तो कोई होती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दुकानदार ने 45 प्रति किलोग्राम की दर पर 20 किलोग्राम चावल इसने खरीदे हैं, जैसे इसका सीपी जो है टोटल कितना है यहाँ पर 45 किलोग्राम चावल खरीदे उसने, 45 किलोग्राम प्रति किलोग्राम चावल खरीदे 20 किलोग्राम इसने 45 रुपये के भाव से, और 50 रुपये के भाव से खरीदे इसने 25 किलो चावल, और आगे दिया हुआ इसने 35 किलोग्राम चावल खरीदे हैं इसने 40 के भाव से, 35 किलोग्राम चावल खरीदे हैं 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से खरीदे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, यहाँ से अगर करेंगे 45 दूनी 90 900, 25 पंजे 125 और 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 1400 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये 900 और 1200, 21 और 14 3500 और 50, यानी कि 3550 रुपये यहाँ पर इसका सीपी आ जाएगा। अभी सवाल में और आगे दिया हुआ है कि 450 रुपये इसने परिवहन पर खर्च करे हैं, परिवहन पर भी इसमें 450 रुपये खर्च करे हैं, तो ये हो जाएंगे टोटल 4000 रुपये, यानी कि इसका जो लागत मूल्य है टोटल वो 4000 रुपये है। अब इसने क्या किया, इसने उन सबको मिला दिया और मिलाने के बाद उसने 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम दर से भेज दिया। उसने 20 किलोग्राम चावल थे, इसके अलावा 25 किलोग्राम चावल और 35 किलोग्राम चावल, इन तीनों को मिला लिया उसने, तो कितना हो गया ये 80 किलोग्राम चावल हो गई है। 80 किलोग्राम चावल को उसने 52.50 को हम क्या लिख सकते हैं 105/2 लिख सकते हैं हम इसको, 2 पंजे 2 2 दिन 4 2 पंजे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसका एसपी हो गया यहाँ पर, इससे काटेंगे तो 40 आ जाएगा यहाँ पर, 40 गुना 105 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 एकम 4, यानी कि 4200 रुपये इसका एसपी हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे कितना लाभ हुआ, इससे 200 रुपये का लाभ हुआ है, कितने पर 4000 पर। तो कितने परसेंट हो गया, कितने परसेंट हो जाएगा ये 4 पंजे 20, 5% का लाभ हो गया इसे, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखेंगे,
अगला सवाल है, कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पर गए थे। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उन्होंने 2 घंटे तक बाइक से यात्रा की, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से सवाल दिया हुआ है ये। उन्होंने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उन्होंने 2 घंटे तक यात्रा की, तो 6 दूनी 12 किमी चले वो। इसके बाद दिया हुआ है उसमें कि उन्होंने 1 घंटे तक चले 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चले कितना, 1 घंटा। तो उन्होंने 2 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। अब आगे बोला उसमें, फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। यानी कि यहाँ पर इन्होंने रेस्ट किया, इन्होंने 1.5 घंटे रेस्ट किया उन्होंने, यानी कि वो खाना भी रेस्ट में ही आएगा और दूरी उन्होंने कोई चली नहीं है यहाँ पर। अब आगे बोला है उन्होंने कि फिर 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर बगीचे में पहुंच गए। 1 मीटर प्रति सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, 18/5 लिखेंगे। ठीक है, 5 × 15 और 5 × 30, यानी कि 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले वो। 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले वो 1 घंटे तक। तो उन्होंने 3.6 किमी की यात्रा तय कर ली यहाँ पर। अब आगे बोला है कि अंत में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में घर पहुंच गए। वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में घर पहुंच गए। तो 4 × 12 किमी उन्होंने यहाँ पर दूरी तय की। तो औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल होती है टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 12 और 2 14 और 12 26 और हो जाएगा 26 और 3 29.6, यानी कि टोटल जो दूरी हो जाएगी वो 29.6 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, टोटल समय कितना लगा इनको, 2 और 3 4 3 7, यानी कि 8.5 घंटे लगे हैं यहाँ पर इनको। 8.5 घंटे यहाँ पर लगे हैं। ठीक है, टोटल दूरी बटे टोटल समय ये कितना होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको जब हम काटेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.48 के लगभग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 8 × 24 आ रहा, और ऑप्शन जो है सारे दूरी दूर है यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर अंदाजा लगा लिया, ये सब दूर है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, जिसको पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 85 से लगभग 3 बार तो यही जा रहा है यहाँ पर। 3 × 5 = 3 × 8 = 24। ठीक है, यहाँ से अंदाजा आसानी से लग रहा है, कट जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक आदमी 10 लीटर दूध 6 लीटर पानी मिलाता है। एक आदमी है, 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिला रहा है। ये मिल्क है, ये वाटर है। दूसरा आदमी जो है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 5 का और 3 का यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आदमी जो है वो 8 लीटर मिल्क में 4 लीटर पानी मिला रहा है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1 का। ठीक है, जब इसको मिलाया जाएगा 5 और 3 के रेशियो में जब इसको मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 × 24 और 3 × 24। इसकी जब इसमें सवाल में पूछा है कि दोनों में दूध का अनुपात पूछा है इसमें, तो एक मिश्रण तो ये है और दूसरा मिश्रण ये है इसमें। ठीक है, तो दोनों में दूध का अनुपात है, दूध का अनुपात इधर है, वाटर का इधर चल रहा है यहाँ पर। 3 × 5 = 15 यहाँ पर आ जाएगा, और 8 दूनी 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो 15-16 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15-16 में, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इस तरह से करेंगे इस सवाल को। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने अपने कुल माल का 4/5 भाग 15% लाभ पर बेचा। यानी कि कुल भाग मान लेंगे उसका, इसको हटा देते हैं पहले यहाँ से। जो कुल भाग है उसका मान लेंगे, कुल भाग 50 है। ठीक है, उसने 40 भाग को तो बेच दिया उसने 15% के लाभ पर। 15% का मतलब होता है 23/20। ठीक है, 15% की फ्रैक्शन होती है, 15/100 करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 × 10। जब लाभ होगा तो 23/20 का होगा। ठीक है, दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका बचा हुआ 10 भाग, इसको बेचा है उसने हानि पर, 10% की हानि पर। हानि का मतलब होता है 10% का 9/10। ठीक है, कितने पर बेचा, 20 दूनी 40, 46 रुपये में तो ये बेच दिया, और 9 रुपये में इसने ये बेच दिया। यहाँ पर टोटल कितने रुपये में बेचा इसने, तो 55 रुपये में बेचा टोटल। यहाँ 55 रुपये में बेचा और टोटल माल था इसका 50 रुपये का, तो इसको लाभ हुआ 5 रुपये का। 5 रुपये का लाभ हुआ, और सवाल में 45 रुपये का लाभ दिखा रखा है।
सवाल में 45 का दिखा रखा, तो 5 का मान 45 के बराबर होगा। सवाल में क्या पूछा है, कुल माल का कितने मूल्य, कुल माल क्या है 50 है, 50/5 से भाग करने 5 9 45 और 9 5 45, 450 रुपये आ जाएगा इसका यहाँ पर। ठीक है, 450 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। अब अगला सवाल भी कर रहा थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, दो संख्या का योग 1215 है, उनका महत्तम समानुपात 81 है। यदि संख्या 500 और 700 के बीच है तो संख्या को व्युत्क्रम का योग पूछा हुआ है इसमें सवाल में। संख्याओं का योग HCF दिया हुआ है इसमें, HCF 81 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्याएं मान लेंगे हम 81A और प्लस 81B मान लेंगे, तो संख्या 81B है और इनका योग कितना है 1215 है। A प्लस B का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको जब हम काटेंगे तो ये 5 एकम 15 एकम 15 8 120, यानी कि 15 बार चला जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको 8 7 मान लेंगे या 7 8 मान लेंगे। ठीक है, कोई सा ही मान लेंगे यहाँ पर इनको हम। तो संख्याएं हम मान लेंगे ये A और B का मान 8 7 मान लेंगे, तो संख्याएं हो जाएंगी यहाँ पर हम रखेंगे 8 को, तो 8 एकम 8 और 8 64। ठीक है, तो 648 सवाल में ये दिया होता है 500 और 700 के बीच में। ठीक है, 700 से पहले ये 648 और 7 से इसके करेंगे 7 एकम 7 और 7 8 56। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही हैं, 500 और 700 के बीच में है, तो इस चीज़ का हम यहाँ पर कोई कम रहा नहीं। सवाल में पूछा है इनका व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो हम इसका व्युत्क्रम योग निकाल लेंगे, इसको नहीं करेंगे हम यहाँ पर डायरेक्ट रखेंगे इसको। इसका व्युत्क्रम योग निकालने के लिए 1/81 गुणा 8 और बटे 1/81 गुणा 7 इस तरह से रखेंगे, हम गुणा करके नहीं रख रहे हैं। यहाँ से 1/81 हमारा कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर जो बचेगा वो 8 7 15 और 8 7 56 ये बचेगा नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये बचेगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15 से कट जाएगा यहाँ पर, और ये कितने से कट जाएगा 27 से कट जाएगा यहाँ पर। अब हमारा ऊपर कितना बचा, ऊपर 5 बचा, तो 5/27 को 56 की जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 की और 56 की, 6 7 42 हासिल लगे 4 और 6 दूनी 12 और 5 7 35, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। 47 और 4 51 का 1 आ जाएगा, हासिल लेंगे 5 और 5 दूनी 10 और 5 15, यानी कि 1512, यानी कि 5/1512 इसका आंसर हो जाएगा, व्युत्क्रम का योग हो जाएगा। यही सवाल में पूछा था इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसमें, यहाँ पर ही मैंने रख दिया था 5/512। अगला सवाल है 38वां, धारा के प्रतिकूल S किमी की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में नाव द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे अधिक है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, निम्नलिखित में से इस तरह से सवाल दिया हुआ है। तो हम सवालों को कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर US DS B और W लिखते हैं सबसे पहले इन सवालों को करने के तरीके में। सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ पर ये 3 घंटे अधिक है समय, जो अनुकूल समय में दूरी तय करता है और विपरीत दूरी तय करता है, उसमें 3 घंटे अधिक लगते हैं। किसको, जाहिर सी बात है इस DS को हमेशा समय ज़्यादा लगता है, मैंने इस बात बता रखी है, ताकि वीडियो पड़ी हुई है, इस चैप्टर में बता रखा है, इसमें हमेशा समय अधिक लगता है यहाँ पर। ठीक है, सवाल में और भी दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रतिकूल, यहाँ पर दिया धारा के प्रतिकूल नाव की गति, प्रतिकूल नाव की गति दे रखी है यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर 8 दी हुई है यहाँ पर, हमारे पास और कुछ सवाल में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 3 घंटे अधिक दिए हुए हैं, ये सवाल में दिया हुआ है। अगर हम इसको y मान लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है, x नहीं मानना, इसको हम ये मान लें कि ये जो दूरी, ये वाली जो चाल है वो y है, ये वाली चाल अगर हम इसको y मान लें तो हम कैसे करते थे, हम कैसे इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर 3 घंटे अधिक लग रहे हैं तो इन दोनों की गुणा करेंगे, ऊपर 8y और नीचे इनका अंतर रखेंगे। अगर अधिक समय लग रहा तो अंतर रखेंगे, टोटल समय लग रहा तो योग रखेंगे। तो नीचे हम क्या रखेंगे, 3 घंटे अधिक लग रहे हैं तो इन दोनों का हम यहाँ पर डिफरेंस देंगे, तो y-8 रखेंगे, क्योंकि y हमेशा बड़ा होता है। और गुणा कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 अधिक लग रहे हैं, तो दूरी कितनी है यहाँ पर x दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, दूरी x दे रखी है, ये सवाल में दिया हुआ था यहाँ पर। अब सवाल में दिया हुआ है कथन 1, अगर x का मान 48 मान लें, अगर यहाँ पर 48 रख दें तो क्या अनुकूल चाल धारा की अनुकूल नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि ये जो y है ये हमारी अनुकूल चाल है। ये मैंने बताया नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने पहले कई बार बता दी, ये अनुकूल चाल है, ये विपरीत चाल है, और ये जो है ये शांत जल में नाव की चाल है, और ये धारा का वेग है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये आ गया 48, यहाँ पर ये 48 दिया हुआ है, तो 8 छंग 48 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 बचेगा,
3 दूनी 6 बचेगा, यानी कि y/y-8 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर। तो क्या y का मान अगर 16 रख दें यहाँ पर, तो 16/16 -8, तो 8, यानी कि यहाँ पर 2 आएगा, 2 = 2 सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि y का मान 16 ही है। ठीक है, तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, y का मान तो 16 ही है। अब और देखते हैं हम इसमें अगला कथन देखते हैं। एक कथन तो हमारा ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर इसको काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना। अब आगे सवाल में दिया हुआ है अगला कथन दिया है, यदि धारा के अनुकूल नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान 48 किमी है। ये सवाल भी दो तरह से हो जाएगा। एक बार देखो, यहाँ पर x का मान 48 किलोमीटर है और यहाँ पर भी x का मान 48 किलोमीटर है, तो इसकी अनुकूल जो गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये तो हमारा सही हुआ था। तो ये 12 नहीं होगी, 16 ही होगी यहाँ पर। तो ये तो गलत हो जाएगा यहीं पर, ये 12 नहीं है, 16 ही होगी यहाँ पर भी, क्योंकि सेम चीज़ दे रखी है इसमें। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर इसको हम करना चाहें तो करके भी देख